जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैंने अपना विगत वीडियो भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत समय पूर्व लाया था, जिसमें एक लंबा अंतराल है। उसके पीछे कारण यह था कि बिजली विभाग इस पे क्या कार्रवाई करता है, उस पे एक दृष्टि डालनी थी। पिछले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हुआ है कि बिजली विभाग अपने तरह से एक ऐसी खेल खेल रहा है जिससे कि लोग परेशान हों। पहला यह कि उनका यह कहना है कि जितने लोग भी ऐसे बिल्डर अपार्टमेंट या आरडब्ल्यूए या ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे एकल बिंदु बिजली सप्लाई हो रही है, आपूर्ति है, वहाँ पर वे अपने पुराने मीटरों को बदल करके नए मीटर लगाएं, जिसमें वह लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास आना है। यह वह क्यों, किस लिए? पुराने मीटर पहले से ही गृह मालिकों ने खरीदे हुए थे और ये उनके नाम पे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरीके से ऐसा कार्य है जिसका पूर्ण स्तर से विरोध किया जाना चाहिए। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बिजली विभाग को और बिजली विभाग के मंत्री और शासन प्रशासन को लिखित में डालें विभिन्न माध्यमों से कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसी क्रम में जो 77 वर्षीय योद्धा हमारे हैं, प्रोफेसर कृष्णा प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने बिजली विभाग में आवेदन किया अपने इसके लिए। उसमें आरडब्ल्यूए को भी लिखा, उनकी पूरी किए गए कार्य की, और उन्होंने काफ़ी पूर्व पहले से जो इस पे केस किए हुए थे, लड़े थे, और जिसके कि परिणाम आए हुए हैं, वह सब भी आप लोगों के समक्ष डाले जा रहे हैं कि आपको कैसे इसके अपने अधिकारों के लिए सतत प्रयासरत रहना होता है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि ये जो बिजली आपूर्ति में बिजली विभाग क्या क्या बदलाव लाता है, हमें बराबर इस पे दृष्टि बनाए रखनी होगी और अपने प्रयासों को कहीं से भी हम कम नहीं कर सकते हैं, तभी इनकी आँख खुलेगी। पिछले कुछ वीडियो में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में वाराणसी और प्रयागराज के मध्य भदोही जिला संत रविदास नगर, वहाँ पे एक गांव है गोपीगंज के पास जगन्नाथपुर। वहाँ पर एक व्यक्ति ने अवैध रूप से पुलिस और प्रशासन के समक्ष उनकी उपस्थिति में अनाधिकृत निर्माण कार्य किया। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, या 2-3 और चित्र और वीडियो भी आए थे, जिसमें यह कि वो निर्माण कार्य सतत चालू है। आज सुबह की सूचना यह है कि वहाँ पे उस निर्माण कार्य के अंतर्गत वह एक मंदिर का निर्माण कर रहा है, जिससे कि वह स्थल हमेशा से विवादित बना दी जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह पुलिस और प्रशासन के कहने से हो रहा है या उनका इस पे मूक समर्थन है? अगर ऐसी बात है तो बड़े ही कष्ट की बात है, क्योंकि अभी कल ही प्रातः मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली के मकान को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ढाया, और जो न्यूज़ रिपोर्टर और जो बाकी बातें आ रही हैं, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि उसमें बगैर शासन प्रशासन पुलिस के लिप्तता के इस तरीके के अवैध निर्माण संभव नहीं है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जगन्नाथपुर में भी, जहाँ पे विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस है, और इस तरीके से कोई अगर पहले तो कब्जा करता है और वहाँ पे फिर मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो ये बगैर पुलिस प्रशासन के मूक सहमति के संभव नहीं है। क्या शासन प्रशासन इस पे कार्यवाही करेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या दिखाने वाली कार्यवाही करेगी, खाली मात्र वाहवाही लूटने के लिए? वाहवाही लूटने से काम नहीं होगा। ज़मीनी स्तर पे वास्तविक रूप से भूमि पर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसे दोषियों को किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा सकती है। और यह भी सुनने में आया है कि यह जो व्यक्ति है रमाकांत तिवारी, ये बहुत बड़े कोई काम नहीं करता था, वाहन चालक था, और वाहन चालक भी खुद के वाहन नहीं थे, लेकिन आज इसने एक अच्छी खासी एक संपत्ति एकत्रित कर ली है, और यह भी पता चला है कि इसकी बहुत भूमि नहीं है। तो क्या इसकी जांच कर पाएगा, या अन्यथा इसको हम समझा जाए कि कुछ टुकड़े डाले जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि अभी भी मेरा मन मानने को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है बातें, उससे ये लगता जा रहा है और प्रतीत होता जा रहा है कि ऐसा कुछ है। यदि नहीं है तो शासन प्रशासन अपनी आंखें खोले।
साथ ही यह भी सुनने में आया कि वहाँ पर उस गांव में एक तालाब था जिसके चारों तरफ अब लोगों ने अवैध रूप से निर्माण करके अनाधिकृत निर्माण कर लिया और तालाब की पूरा जो एरिया क्षेत्रफल है वो घटता चला जा रहा है। इस तरीके से अगर अवैध निर्माण और अनाधिकृत अधिग्रहण करके लोग इस तरीके से अगर अपने मकान और भूखंड बनाएंगे तो कल को जो भूगर्भ जल व्यवस्था, भूगर्भ जल की स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है तो क्या भयावह नहीं होगी? ग्राम पंचायत और अन्य जो इससे संबंधित अधिकारी जो वहाँ पे जाते हैं शासन प्रशासन के, उनका उत्तरदायित्व बना करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और ये की जानी चाहिए, क्या कि हमारे सबके भविष्य का प्रश्न है। और इस तरीके की कार्रवाई वहाँ सब जगह होनी चाहिए जहाँ जहाँ इस तरीके के कार्य चल रहे हैं, अवैध रूप से आधिपत्य अधिग्रहण किया जा रहा है। उसका उदाहरण अभी प्रस्तुत किया है गुड़गांव में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद कि जितने अनाधिकृत निर्माण थे उनको गिराया गया। क्या शासन प्रशासन न्यायालयों के आदेशों का प्रतीक्षा कर रहा है और अपनी तरफ से ऐसे लोगों को अवसर दे रहा है कि करो, जब तक न्यायालय का आदेश आएगा तब देखा जाएगा? यह सर्वथा अनुचित कार्य है। और साथियों, मैं आप लोगों को प्रोफेसर कृष्णा प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा प्रदत्त पत्र और वाद के पत्र, अन्य कागज, गोपीगंज से प्राप्त वीडियो और चित्र आप लोगों को मैं उपलब्ध करा रहा हूं। आप लोग उसे ध्यान से देखें जिससे कि आप सब लोगों को पता चले कि किस तरीके से समाज में ये कार्य हो रहा है और हम लोगों को क्यों एकजुट होना पड़ेगा। और जब हम एक साथ एकजुट होंगे तभी हमारी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आपका प्रभाव क्षेत्र लोगों के जुड़ने के साथ बढ़ता चला जाता है। आप ये जो देख रहे हैं यह मेल जन सुनवाई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी गई थी और उसके जवाब में ये आया है। इस पर क्या कार्रवाई हुई है वो अभी तक समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि की गई कार्रवाई कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कि 77 वर्षीय योद्धा जिन्होंने CJRF में केस डाला था, उस केस का ये प्रथम पृष्ठ है। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। CJRF साइन जजमेंट, इसको आप बड़े गौर से देख सकते हैं। इस जजमेंट का ये दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, पांचवा पृष्ठ,
छठा पृष्ठ। CGRF के कोर्ट के निर्णय का आखिरी पृष्ठ। अब यह विद्युत लोकपाल का निर्णय जो उसके बाद हुआ है। इसका कवर पेज है ये। न्यायालय विद्युत लोकपाल का निर्णय की कॉपी। निर्णय के द्वितीय पृष्ठ की वीडियो। लोकपाल के निर्णय के तृतीय पृष्ठ की प्रति। चौथे पृष्ठ की वीडियो। पांचवें पृष्ठ का वीडियो।
प्रोफेसर कृष्ण प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा प्रेषित किया हुआ मेल यूपीआरसी को। गोपीगंज में तालाब को जो कब्जा किया गया है उसकी ये चित्र, ये जो अवैध भूमि रमाकांत तिवारी ने कब्जा की है उसके अंदर आप वीडियो भी है, आप देखेंगे उसमें किस तरीके से, अभी नहीं है, अभी मंदिर की भी बनाई गई, उसकी भी वीडियो कुछ समय में आपको मिल जाएगी। ये वहाँ पे जो कब्जे का काम हो रहा है, ये सब इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। सुभाष तिवारी का मकान, शिव तिवारी का मकान। राधिका राम तिवारी का मकान, परमात्मा राम तिवारी, रमेश तिवारी, सूबेदार तिवारी का मकान। हाँ हाँ यो खेला था दोस्तों के इहो। हाँ थोड़ा पानी डाल के सामान तू ले जाबे कि हम ले जा का 2 रुपया का। लहसुन चाहिए। हाँ, अरे चच्चा है ना, अरे जंतु नहीं, अब जाते हैं तब बतलाइए। और आबाद भाई ही बदे साथियों, आप लोगों ने ये चित्र वीडियो जो आए हैं सब देखे, देख करके आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन की बगैर मूक सहमति के या जो भी शब्दों का आपको प्रयोग करना हो करें, यह संभव नहीं है। इस तरीके से अवैध आधिपत्य, अवैध निर्माण और बिजली विभाग का इस तरीके से नकारात्मक रवैया कि किस तरीके से लोगों को हतोत्साहित किया जाए कि वो अपने सीधे कनेक्शन एनपीसीएल से ना लें।
आगे इसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूँ, काहे कि वो बहुत आवश्यक हैं, और अगर उस पर चर्चा ना की जाए तो उचित ना होगा। क्योंकि विगत सप्ताह मैं कहीं पे बैठा हुआ था तो वहाँ चर्चा हो रही थी, कुछ लोग उपस्थित थे। उस चर्चा में वह चर्चा अचानक शुरू हुई और उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो आजकल बैठकें होती हैं, तो नया राजनीतिक दल गठित हो रहा है इस राष्ट्रीय स्तर पे, उसके राष्ट्रीय सचिव महोदय बात कर रहे थे। बातों बातों में यह आया कि दिल्ली में ओला और उबर के वाहन चालकों के माध्यम से वहाँ दिल्ली में चक्का जाम, सड़क जाम और यातायात भंग और बाधित करने के कार्यक्रम पर योजना बनाई जा रही थी। जब मैंने ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। जब उनकी वार्ता हो गई तो मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये जो प्रकरण है, किस चीज़ को लेकर के आप ओला उबर के वाहन चालकों को लेकर के ये चक्का जाम क्यों करना चाह रहे हैं? कई ESIC PF को लेकर के, मैंने ESIC PF का जो प्रकरण है, इसको बड़े सीधे तरीके से भी समाधान निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा क्या समाधान है? तो मैंने समाधान बताया कि बड़ा सरल है कि सबसे पहले ओला और उबर, इन दोनों कंपनियों से इनके अनुबंध की शर्तें पूछें, इनके जो अनुबंध आपस में हस्ताक्षरित हुए हैं उसकी प्रतियां लें, उसको ठीक से पढ़ें। अगर यदि उसमें ESIC PF है और उसको उसमें ले रखा है तो उसमें यह देखें कि क्या उनके परिवार वालों के लिए भी, अगर सारी चीज़ें उसमें हैं तो ये प्रकरण ही यहीं समाप्त हो जाता है। यदि नहीं है तो ओला और उबर कंपनियों को पत्र लिख करके इसकी मांग करें। अगर वो मान जाते हैं, सकारात्मक उत्तर आता है, तो आगे कुछ भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं आता है तो संबंधित प्रशासकीय, शासकीय या अन्य संस्थाओं को लिखें जो इससे सीधे तौर पे और जुड़े हुए हैं और इस पर कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? कौन हमारे साथ जुड़ेगा? कौन हमारे पास आएगा? इस तरीके से करके ही हमारी पहचान बनेगी, क्योंकि हर एक ओला ड्राइवर या उबर ड्राइवर है, वाहन चालक हैं, उनके संग उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके माता पिता, नाते रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, ऐसे संख्या जुड़ी रहती है जिनको ये लगता है कि हमने काम किया। तो वास्तविकता आप ये समझिए कि किस तरीके से राजनेता एक आम जन को भड़काते हैं और गुमराह करते हैं, पथभ्रष्ट करते हैं और समाज में अव्यवस्था प्रचारित प्रसारित करके अपने कार्य साधन का कार्य करते हैं। हम लोगों को इसके प्रति आने वाले दिनों में बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। दूसरा प्रकरण शिक्षा को लेकर के बहुत तीव्रता से आ रहा है सामने। जो अभिभावक हैं, विशेष रूप से पब्लिक स्कूल के या मिशनरी स्कूल विद्यालयों के, उनका ये कहना है कि फीस माफ़ की जाए। प्रश्न पहला कि ऐसे सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में क्यों भेजा जहां इतनी अधिक फीस? क्या आवश्यकता है? आपके पास इतने साधन थे तभी आपने भेजा। तो आप यहाँ पे जो मांग है उचित मांग करें कि जो खर्चे इस समय विद्यालय वहन नहीं कर रहा है उसको छोड़ करके बाकी अन्य विद्यालय के जो खर्च हैं, जैसे शिक्षकों की फीस, उनके द्वारा आकर के वीडियो के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से उसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। एक एक विद्यार्थी के काम को अपलोड करवाना, सिखाना, बताना, सारे परिश्रम करना, और विशेष रूप से उन शिक्षकों के भी परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पेट जुड़े हुए हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? उसके बारे में सोचा है? तो इसकी अगर सही रूप से मांग करनी है तो उनको सबसे पहले तो आज वो सब शपथ लें कि उनको ये पब्लिक स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, इस तरीके के कोई भी विद्यालय नहीं चाहिए, और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएं कि हर जगह, हर ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, जहाँ पे काफ़ी बड़ी जनसंख्या है या गाँवों के समूह के मध्य में, जिला स्तर पे कई जगहों पे सरकारी स्कूल को स्थापित करें। और नहीं तो आज की स्थिति में मेरा तो यह कहना है कि सरकार को एक कदम आगे बढ़ करके जितने भी ये पब्लिक स्कूल हैं, जितने भी ये मिशनरी स्कूल हैं, सबका आधिपत्य लें। कहे कि इन सबको जो भूमि दी गई थी बिना लाभ शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब ये लाभ अर्जित कर रहे हैं और अपने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तो यहाँ पर इन सब का आधिपत्य सरकार को सीधे ले करके
अपने अधिग्रहण करके वहाँ पे अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके जो आज वर्तमान में शिक्षा शुल्क लिया जा रहा है और सरकारी शिक्षा जो शुल्क है, उन दोनों में एक सामंजस्य बैठाते हुए वर्तमान शिक्षा शुल्क का बहुत से अभिभावक 50% फीस की मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुल फीस का जो चल रहा है मिशनरी स्कूल में, उसमें अधिकतम 30% कुल शुल्क लिया जाए और सरकार इसको करे। और मेरा यह मानना है कि शिक्षा का अधिकार जब सबको है तो सरकार को इसे करना चाहिए। ये मिशनरियों और पब्लिक स्कूल ऐसे लोगों के संस्थाओं को नहीं देना चाहिए जो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे राष्ट्र को अत्यंत नुकसान पहुंचता है। ये अपूर्णीय क्षति को इस समय सही करने का सबसे बढ़िया समय है। इस समय सारे अभिभावक आपके साथ हैं और सारे शिक्षक भी आपके साथ होंगे, काहे कि उनको अपनी जो वेतन है ससमय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति सही करें और जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, यदि वह प्राइवेट स्कूल में और मिशनरियों के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, तो जितना फीस वहाँ देते हैं उतनी वेतनमान से उतना पैसा उनका काट करके सरकारी स्कूलों में डाला जाना चाहिए। तभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं भेजने वाले हैं। इनका पूरा विवरण लिया जाना चाहिए। और अगर इन लोगों ने फर्जी रूप से गलत तरीके से सरकारी स्कूल में भी अपना बच्चे का दाखिला करा रखा और यहाँ पे भी करा रखा है, तो ये आंकड़े लेने पर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। राष्ट्र के लिए कठोरतम कदम उठाया जाना इस समय अत्यंत आवश्यक है और इससे बढ़िया, इससे उपयुक्त समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं। ऐसे राजनेताओं को रोटी सेकने का अवसर क्यों, किस लिए? क्या यह अवसर रोटी सेकने के लिए है? नहीं, राष्ट्र चिंतन के लिए, सही तरीके से करने के लिए है। ये क्या बात हुई? और सरकार इस पर अब मौन नहीं रह सकती है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी प्रकरण में आगे आ रही है जेईई और एनईटी के परीक्षा की। इस पे कितनी विकट स्थिति है बना रखी। अधिकतर छात्रों ने अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं और जिन छात्रों ने नहीं किए वो करने वाले भी नहीं हैं। कारण उनको तो खाली परीक्षा की तैयारी करनी है, अपने अभिभावकों को ये बताना कि हम तो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इस समय जब हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई पे अगर ध्यान दे रहे होते और आपने पढ़ा होता तो आपने भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होते। तो ऐसे में ये परीक्षाएं टालना कोई भी प्रासंगिक या सामयिक कर्तव्य या काम नहीं है, ना इसमें कोई समझदारी है। इसका विकल्प है, विकल्प यह है कि जहाँ कहीं पे भी छात्र हैं जिन्होंने भी एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए हैं, इनके एडमिट कार्डों के ही को ही रेलवे और बस के टिकटों का पास मान लिया जाए और इन लोगों को परीक्षा केंद्र तक आने और जाने के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इतना सरकार कर ले, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस पे विलंब ना करें। मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूँ, जितने भी छात्र हैं जिनके भी अपने गंतव्य जहाँ पे रह रहे हैं वर्तमान में, वहाँ से परीक्षा केंद्र पे जाने के लिए अगर वाहन और बस या रेल की आवश्यकता है, तो इनके एडमिट कार्ड को ही इनका टिकट मानकर इनको आने जाने की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और सरकार वर्तमान स्थिति को देखते हुए इतना कर सकती है और करना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूँ इस मांग को सभी लोग उठाएं। कुछ बहुत ही परेशान करने वाले भी खबरें आ रही हैं। ये खबरें कहाँ तक सत्य हैं, कहाँ तक असत्य हैं, ये सरकार को समझना होगा। खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के कुछ मुसलमान और मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद आदि कई शहरों से मुसलमान उत्तराखंड की पहाड़ियों में, उनके जंगलों में जा करके बसने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। और उत्तराखंड या हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो निवासी हैं वह सरल हृदय के, कोमल हृदय के लोग हैं। उनका नुकसान हो, हमारे राष्ट्र का नुकसान हो, उससे पूर्व सरकार को सचेत होकर के इन सभी लोगों को वहाँ से तुरंत बाहर करना चाहिए
और यदि मेरा यह वीडियो उत्तराखंड या उस क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रहा है तो मेरा उनसे निवेदन है कि सजग रहें, सतर्क रहें। कहे कि यह एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा सा लग रहा है। कहाँ तक सत्यता है वही लोग बता सकते हैं, और अगर यह सत्यता स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आती है तो बहुत ही अच्छा होगा। जिस प्रकार से सरकार ने, कोर्ट ने सुशांत के केस में, प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, मेरे को लगता है कि कोर्ट अगर इस पे अपने तरफ से कोई कदम उठाए तत्काल, वो भी बिना विलंब, सरकारें और केंद्र सरकार, तो यह देश हित में होगा। इस पे विलंब किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए कि हमारे सनातन धर्म में बड़ा स्पष्ट रूप से कई बातें लिखी गई हैं जिसपे कि हमें आज चिंतन मनन करना होगा। विदुर नीति, विदुर जी जो नीतियों के ज्ञाता और एक बहुत ही इस चीज़ के विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, उन्होंने स्वयं कहा है, कृते प्रतिकृतम कुर्या द्विंसिते प्रतिहिंसितम तत् दोषम न पश्यामि शठे शाट्यम सम आचरेत। बड़ा स्पष्ट है इसका अर्थ कि जो जैसा करे उसके संग वैसा करो। कहे कि ऐसे लोगों को वही भाषा समझ में आती है। और महाभारत में ही भगवान श्री कृष्ण ने भी यह कहा है कि जो बातें रखी हैं वह यह है कि ये ही धर्म से लोकतारो वध्यास्ते मम पांडव धर्म संस्थापनार्थ ही प्रतिज्ञा ममा त्वया। तो ये दोनों श्लोक हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, और इस शिक्षा को अगर हम समझें, इस मर्म को समझें, सरकारों से निवेदन है, व्यक्तियों से निवेदन है, सनातनी सोच वालों से निवेदन है। मैंने शब्दों का प्रयोग किया सनातनी सोच वाले, मैंने धर्म की बात नहीं की है। कृपया इसे धर्म से ना जोड़ें। सनातनी सोच वाले सभी व्यक्तियों से निवेदन है, इन श्लोकों के मूल भावों को समझें और राष्ट्र हित में तत्काल कार्य प्रारंभ करें। इसमें विलंब से हमारे राष्ट्र को क्या क्या हानि हुई है, यह एक अकल्पनीय स्थिति है। साथियों, आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के साथ साथ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कुछ ऐसे प्रकरणों को आपके समक्ष लेकर के आने वाला हूं, जो कि आप लोगों की आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त होगा। उसमें से एक छोटा प्रकरण मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरण जब किसी भूखंड पे निर्माण के लिए अंत में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको कि पूर्णता निर्माण की अनुमति कि अब निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, लोग आकर के रह सकते हैं, उस समय इनके कई कार्यों में पार्किंग वगैरह सारी व्यवस्थाओं को के साथ साथ एक बिंदु आता है, वह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल वर्षा संग्रहण। इस पे शुरुआत में तो देखा जाता है व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन जब यह कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो उसके पश्चात इनके पास कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, किसी का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह इस पे कुछ करें। जिस कारण से आप देख रहे हैं दिन पर दिन भूगर्भ जल की स्थिति राष्ट्र में दयनीय होती जा रही है, और संभवतः यह स्थिति संपूर्ण भारत में बहुत ही विकराल रूप से बढ़ने वाली है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या कर रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है ऐसी चीज़ों पर? क्या उनके संज्ञान में नहीं है? यह मेरे लिए विश्वास के करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह इस पे अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बारे में तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने यह सूचना उनसे मांगी थी, उसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है। साथियों, वह सारे पत्र मैं अगले वीडियो में आप लोगों के संग साझा करूंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।